नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रूसो का सामाजिक समझौता संबंधी अवधारणा। जैसा कि पहले की क्लास में हम देखा था, इसकी प्राकृतिक अवस्था पढ़ी थी कि प्राकृतिक अवस्था को उसने 3 टाइप्स बताए थे रूसो ने। पहली आदिम प्राकृतिक अवस्था, जिसमें मनुष्य निपट जंगली था। फिर आई थी मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था, तब असमानता का प्रारंभ हुआ और मनुष्य की पैसा इकट्ठा करने की प्रवृत्ति बढ़ी। और अंतम में दमन और अत्याचार की अंतिम अवस्था आई, जो असहनीय थी, जिसमें मनुष्य की गति बुरे से सर्वनाश की ओर हो गई थी। और इसी कुचक्र को रोकने के लिए सामाजिक संविदा की धारणा अवतरित हुई थी। तो ये इसका बैकग्राउंड था। अब देखते हैं कि वो समझौता किस प्रकार था। रूसो ने बताया कि प्राकृतिक अवस्था का जो अंतिम चरण था वो अराजकता की स्थिति था, जिसमें व्यक्ति दुखी हो गया था। तो तब उन्होंने एक ऐसी संस्था को, स्वयं को एक ऐसी संस्था में संगठित होने का आवश्यकता अनुभव की, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने जान माल की और संपत्तियों की रक्षा कर सके और अपनी स्वतंत्रता को भी अक्षुण्ण बनाए रख सके। तो उन्होंने आपस में मिलकर एक समझौता किया कि हम में से प्रत्येक मनुष्य अपनी स्वतंत्रता, अधिकार और शक्ति समाज को सौंप दें। समाज को सौंप दी। तो रूसो ने अपने शब्दों में बताया है कि व्यक्तियों ने समझौते की शर्तों को इस प्रकार व्यक्त किया था। जो समझौता किया उसमें शर्त क्या थी, रूसो ने अपने वर्ड में एक्सप्लेन किया उसको, कि हम में से प्रत्येक अपने शरीर को और अपनी समुची शक्ति को अन्य सब के साथ संयुक्त सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में रखते हैं और अपने सामूहिक स्वरूप से हम प्रत्येक सदस्य को समष्टि के अविभाज्य अंश के रूप में स्वीकार करते हैं। कि हम अपनी सामान्य इच्छा, जो सबके कल्याण की इच्छा होती है, आगे हम पढ़ेंगे उसका सामान्य इच्छा का विचार। तब आप देखोगे कि सामान्य इच्छा का विचार था, जिसमें 2 इच्छाएं बताई थी, एक तो रियल विल और एक एक्चुअल विल। जो रियल विल होती है वो सामूहिक कल्याण की अवस्था होती है, जिसमें सबका एक दूसरे के कल्याण के बारे में व्यक्ति सोचता है। तो वो एक राज्य को सौंप दी, एक सत्ता को सौंप दी। आगे वो कहता है कि समझौता करने वाला प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यक्तित्व के स्थान पर समूह बनाने की इस प्रक्रिया में एकदम नैतिक और सामूहिक निकाय का जन्म होता है, जो कि उतने ही सदस्यों से मिलकर बनता है जितने कि उसमें मत देते हैं। और समुदाय बनाने के इस कार्य से ही संस्था को अपनी एकता, अपनी सामान्य सत्ता, अपना जीवन और अपनी इच्छा प्राप्त होती है। अर्थात सभी व्यक्ति संगठन में मिलकर बने हुए हैं और सार्वजनिक व्यक्ति को, जिसे नगर कहते हैं, को अपनी अधिकार दे देते हैं। जिसे नगर या गणराज्य, राजनीतिक समाज हम कुछ भी कह सकते हैं। और वो तब तक निष्क्रिय बना रहता है जब तक कि उसमें एक राज्य जैसी संस्था, जो संप्रभुता का पुट शामिल नहीं हो जाता। और जैसे ही उसमें संप्रभुता का पुट शामिल हो जाता है तो वो राज्य बन जाता है और वो सक्रिय हो जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि रूसो के अनुसार मनुष्य अपनी अराजक दशा को दूर करने के लिए जो समझौता करता है वह 2 पक्षों के बीच किया जाता है। 2 पक्ष, समझौता हमेशा 2 पक्षों में होता है। सब में अलग अलग पक्ष थे। वो यहाँ पर रूसो में 2 पक्ष कौन था? एक पक्ष में मनुष्य अपने व्यक्तिगत रूप में होता है, पर्सनल, और दूसरे पक्ष में मनुष्य अपने सामूहिक रूप में होता है। एक में तो आप जैसे देखोगे कि आप सब अलग अलग समझौता होगा, और दूसरे पक्ष में क्या होगा, आप सब अपने आप को एक इकाई मानोगे और उसके साथ आपने समझौता किया है। आपकी सबको एक इकाई मानोगे सामान्य इच्छा के द्वारा। वो सामान्य इच्छा हम और ज़्यादा स्पष्ट करेंगे, होगा आपको जब पढ़ोगे, तो जिसमें आप देखोगे कि सबको अपनी अपनी इच्छा, जो रियल विल होती है, आपकी सामूहिक कल्याण की इच्छा होती है, जिसमें अपना स्वार्थ व्यक्ति त्याग देता है, वो होती है सामूहिक कल्याण की अवस्था। तो उसमें व्यक्ति अपने सामूहिक रूप में होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि ABCD कोई अलग अलग मनुष्य अपने व्यक्तिगत रूप से दृढ़ निश्चय
के साथ उस समाज के साथ समझौता करता है जिसका निर्माण ABCD इत्यादि मनुष्यों ने मिलकर किया है। एक तरफ तो सब मनुष्य है अलग अलग अपनी इकाई, और दूसरी तरफ उनके द्वारा बनाया गया संगठन वो है, उसके साथ समझौता करते हैं। समझने में थोड़ा आपको दिक्कत आएगी, पर इसको इस तरीके से समझ सकते हो आप कि आप क्लास में 5 लोग हो या 10 लोग हो, तो आप सब अलग अलग इकाई हो, और जब आप अपना निजी स्वार्थ त्याग कर एक संगठन बनाते हो जिसमें बोलते हो कि सभी के कल्याण की बात करेंगे, उसके साथ आप सारे लोग संघ बनाए आप नहीं है, उसके साथ सब आप फिर अपना पर्सनल समझौता करोगे उस सत्ता के साथ। तो इस जो बनती है समझौता के परिणाम स्वरूप राज्य संस्था के संगठित हो जाने पर मनुष्य अपनी स्वतंत्रता, अधिकार और शक्ति अपने से पृथक नहीं कर देते। पृथक कैसे करेंगे? वो सब स्वयं संगठित होकर स्वयं को एक तरीके से वो अपने व्यक्तिगत अधिकार सौंप रहे हैं, तो समर्पित नहीं करेंगे, वो अलग नहीं होंगे, वो उन्हीं के पास रखते हैं, पर व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि सामूहिक रूप से, अर्थात समाज के अंग होने के कारण वो उनके पास रहते हैं। तो अब मनुष्य की जान और माल की रक्षा का उत्तरदायित्व तो अकेले व्यक्ति के ऊपर नहीं रह जाता, बल्कि संपूर्ण समाज का कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रत्येक मनुष्य की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करे। और राज्य संस्था के संचालन की शक्ति जनता में निहित रहती है, क्योंकि जनता स्वयं प्रभुत्व संपन्न होती है। यहाँ पर उसने जनता को प्रभुत्व संपन्न करके बहुत ही उदार लोकतांत्रिक और क्रांतिकारी विचार दिया कि जनता स्वयं प्रभु होती है। पहली बार किसी ने बोला कि लोग सर्वोपरि है। तो राज्य शक्ति के प्रयोग का अधिकार जिस शासक वर्ग को दिया जाता है वह जनता की आकांक्षा के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि वह जनता की इच्छा को क्रिया रूप में परिणित करने का साधन मात्र है, और अपने कर्तव्यों को भली भांति पालन न करने पर अपने पद से अलग किया जा सकता है और उसके स्थान पर दूसरे शासक को नियुक्त किया जा सकता है। यदि वह जनता की इच्छा अनुसार कार्य करने का वचन न देता है तो उसको दे सकते हैं। तो यह था समझौते की प्रकृति, समझौता किस टाइप का हुआ वो था। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि उसके समझौते की प्रमुख जो अपने इतना पढ़ा इससे ऐसे पॉइंट के रूप में विशेषता क्या क्या उभर कर आती है वो देखते हैं। तो इस समझौते की पहली विशेषता यह है कि प्राकृतिक अवस्था के पहले के चरण में सभी व्यक्ति निश्चल और सरल थे, मतलब किसी के बारे में एक दूसरे का छल कपट नहीं था और स्वभाव से सरल थे। किंतु बाद में जनसंख्या में वृद्धि, तर्क के उदय, तेरा मेरा सोचना और संपत्ति के प्रवेश के कारण वे आपस में संघर्षरत होते गए, और इस अराजकता को खत्म करने और पुनः अपनी वास्तविक आज़ादी या स्वतंत्रता की स्थापना के लिए वे समझौता करते हैं। समझौता क्यों करते हैं, इसका पहली विशेषता ये। दूसरा कि इस समझौते के क्रियाशील एवं केंद्रीय भाग का अर्थ है कि प्रत्येक सदस्य अपने संपूर्ण अधिकार और शक्तियाँ समाज को दे देता है, और इस हस्तांतरण की शर्त है समानता, अर्थात सभी को एक जैसी शर्तें, सभी के साथ एक जैसी शर्तें, अलग अलग नहीं, एक जैसी शर्तें। तो इस समझौते में प्रत्येक को लाभ है, क्योंकि सबके साथ एक जैसा समझौता किया गया, और इस समझौते के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ समाज कभी भी दमनकारी नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरी विशेषता है कि यद्यपि सभी व्यक्ति अपने अधिकारों को पूर्ण समर्पण करते हैं, परंतु जो अधिकार विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत है वह उन्हें व्यक्ति अपने पास ही रखता है। जैसे समाज को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि व्यक्ति क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, इस पर समाज कुछ नहीं बोलेगा। समाज उसी विषय पर बोलेगा वो सार्वजनिक महत्व का है, और इसका निर्णय समाज करेगा कोई महत्व सार्वजनिक विषय सार्वजनिक महत्व का है या नहीं है। पर्सनल रूप से व्यक्ति पूर्ण फ्रीडम है, और पब्लिक रूप से वो समाज के द्वारा बंधा हुआ है। चौथी विशेषता है कि इस समझौते के फलस्वरूप जो एकता उत्पन्न हुई है वो पूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए भी किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। ये बात ध्यान देने वाली है कि प्रत्येक व्यक्ति होता है वो अपने आप को सबके हाथों में समर्पित करते हुए भी किसी को भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति का सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित कर देता है। सामान्य इच्छा अर्थात राज्य।
और एक समूह के अविभाज्य अंग के रूप में उन्हें प्राप्त कर लेता है। तो समाज की सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च हो जाती है और प्रत्येक व्यक्ति उसके अधीन बन जाता है। रूसों के समाज में किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, सबका स्थान समान है और इस तरह राज्य में नागरिक स्वतंत्रता ही नहीं अपितु समानता भी प्राप्त कर लेता है। पांचवी विशेषता वो यह है कि समझौता कोई ऐसी घटना नहीं है जो कभी एक बार घटी हो। ये एक निरंतर चलने वाला क्रम है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सामान्य इच्छा में निरंतर भाग लेता रहता है और इस तरह राज्य को निरंतर सहमति प्रदान करता है। एक बार समझौता हो गया, वो ऐसा नहीं कि उसकी पीढ़ियों ने कर दिया तो आगे बार नहीं, निरंतर चलने वाला, हर पीढ़ी आएगी वो अपना समझौता करेगी। और एक तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर लोकतंत्र का जो चुनाव प्रणाली का आपको बीज देखने को मिलेगा कि हाँ, हर बार समझौता होगा, अलग अलग सहमति बनेगी तभी राजा चेंज कर सकते हैं, जैसे चुनाव 5-5 साल से होते हैं वैसे ही। नेक्स्ट विशेषता है कि समझौते के कारण मनुष्य अपने शरीर को और अपने अधिकारों और शक्तियों को जिस सार्वजनिक सत्ता को सौंपता है वह सब व्यक्तियों से मिलकर ही बनती है। इसको प्राचीन काल में नगर कहते थे, वर्तमान में गणराज्य या राजनीतिक समाज कहते हैं और इसका निर्माण जिन व्यक्तियों ने मिलकर होता है उन्हीं को सामाजिक रूप से जनता कहा जाता है। और जब हम इन्हें राजनीतिक शक्ति की अभिव्यक्ति के भाग के रूप में देखते हैं तो हम इन्हें नागरिक कहते हैं और जब राज्य के कानून पालक के रूप में देखते हैं तो हम उन्हें प्रजा की संज्ञा देते हैं। तो संक्षेप में रूसो के अनुसार सामूहिक एकता, राज्य, संप्रभु, शक्ति, जनता, नागरिक एवं प्रजा सब कुछ है सामूहिक एकता। नेक्स्ट जो विशेषता है वो ये है कि रूसो कहता है कि समझौता हुआ है वो व्यक्ति के दो स्वरूपों के बीच हुआ, जो पहले मैंने बताया था आपको कि मनुष्य एक साथ निष्क्रिय प्रजाजन भी है और क्रियाशील संप्रभु भी है। निष्क्रिय कैसे है कि वो समाज सब अलग अलग एंटिटी है, और सक्रिय कैसे, जैसे इसमें संप्रभुता का पुट आ जाता है वो तो एक संप्रभुतापूर्ण संघ का सदस्य होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति केवल उतना ही स्वतंत्र नहीं रहता जितना वह पहले था, बल्कि सामाजिक स्थिति के अंतर्गत उसकी स्वतंत्रता और भी अधिक बढ़ जाती है और उसकी स्थिति और ज़्यादा सुरक्षित हो जाती है। नेक्स्ट विशेषता है कि इस समझौते के फलस्वरूप जो समाज या राज्य बना है उसका स्वरूप सावयिक, आंगिक, ऑर्गेनिक होता है, अर्थात एक शरीर की भांति हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राज्य का अविभाज्य अंग होने के कारण राज्य से किसी भी प्रकार से अलग नहीं हो सकता और न ही वह राज्य के विरुद्ध आचरण ही कर सकता है। आंगिक अर्थात शरीर को वो राज्य को एक शरीर के रूप में मानना कि हाथ, पैर, आंख, नाक, कान ये सब उसके नागरिक है और पूरा शरीर है वो राज्य के तरीके से है, तो कोई इसी से अलग नहीं हो सकता। अलग होगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। हाथ को शरीर से अलग कर दोगे तो हाथ का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा और हाथ को पूरे शरीर के विरुद्ध आचरण करने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे ही नागरिकों को राज्य के विरुद्ध आचरण करने का नहीं कर सकता गलत आचरण। तो रूसों का समाज होब्स एवं लोक की धारणा के समान व्यक्तिवादी नहीं है। यहाँ पर समझौता एक नैतिक और सामूहिक प्राणी का निर्माण करता है जिसकी अपना निजी जीवन भी है और अपनी निजी इच्छा भी है और अपना निजी अस्तित्व भी है। रूसो इसे सार्वजनिक व्यक्ति कहकर पुकारता है। राज्य या समाज का आंगिक रूप बतलाते हुए रूसो ने एक स्थान पर कहा है कि विधि निर्माण शक्ति सिर के समान, कार्यकारिणी भुजा के समान, न्यायपालिका मस्तिष्क के समान, कृषि, उद्योग और वाणिज्यिक गतिविधियां पेट के समान और राजस्व ब्लड सर्कुलेशन के समान है, रक्त संचार के समान है। तो एक आंगिक रूप से कल्पना की है, आंगिक राज्य की कल्पना। नेक्स्ट विशेषता वो है कि समझौते के द्वारा व्यक्ति के स्थान पर समष्टि और व्यक्ति की इच्छा के स्थान पर सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसों के सामाजिक समझौतों का सर्वाधिक विशिष्ट अंग है जिसको हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। सामान्य इच्छा सदैव न्याययुक्त होती है और जनहित इसका लक्ष्य होता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जनता की राय सदैव ही ठीक हो। मनुष्य का हित यद्यपि सामान्य इच्छा का अनुसरण करने में है, किंतु सामान्य इच्छा सबकी इच्छा नहीं होती है। इसको हम आगे की जब सामान्य इच्छा पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो विशेषता है लास्ट, कि सामाजिक समझौता से उत्पन्न होने वाला समाज अथवा राज्य ही स्वयं प्रभुता संपन्न होता है। अपने निर्माण की प्रक्रिया में समाज स्वयं संप्रभुता सत्ताधारी बन जाता है, कोई इसको बनाता नहीं, स्वयं बन जाता है और समाज का प्रत्येक सदस्य इस प्रभुत्व संपन्न निकाय का एक निर्णायक भाग हो जाता है। और समझौते से किसी सरकार की स्थापना नहीं होती, अपितु सामान्य इच्छा पर आधारित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होती है और सरकार इस प्रभुत्व शक्ति द्वारा नियुक्त यंत्र मात्र होती है। सरकार को समाज द्वारा नियुक्त किया जाता है
ना कि किसी ने अधिकार सरकार को दिया। समाज का निर्माण होता है सामान्य इच्छा से, सरकार का नहीं होता है। समाज फिर समाज सरकार का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रूसो का जो सामाजिक समझौता है वो दोनों से भिन्न होते हुए भी लोक और रूप से बहुत प्रभावी है। तो ये उसकी सामान्य समझौता संबंधी सिद्धांत की विशेषताएं थी। नेक्स्ट क्लास में हम उसका थोड़ी आलोचना है वो पढ़ लेंगे और उसके पश्चात हम सामान्य इच्छा का अवधारणा पढ़ेंगे। सामाजिक समझौता पढ़ लिया, सामान्य इच्छा उसका जो मुख्य कंसेप्ट है वो सामान्य इच्छा ही है, वो देखेंगे और लास्ट में हम इन तीनों का तुलना करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।